सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नावेदर अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू और ईयर्स परचेज के बारे में। ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है कि इट इज़ द वैल्यू और अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी द इंटरेस्ट ऑन विच वुड बी इक्वल टू नेट इनकम आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। सो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी है प्रॉपर्टी का, जो इंटरेस्ट पे उस पर लगेगा वो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए? नेट इनकम के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको नीचे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, यहाँ से आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता क्या है। सपोज करो हमारे पास क्या है कि सपोज एन ओनर वांट्स टू सेल हिज प्रॉपर्टी बट ही डोंट नो व्हाट्स इट्स वैल्यू। कोई ओनर है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, रियल एस्टेट की बात करो। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में ज्यादा जो है इसी चीज की जो है डिस्कशन होती है। तो अगर हमारे पास कोई ओनर है, उसके पास प्रॉपर्टी है, अब वो उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसकी वैल्यू कितनी है। अब ये चीज हमने पहले पीछे डिस्कस कर ली कि वैल्यू होती क्या है, कैसे हम उसको फाइंड आउट वगैरह करते हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि उसके पास एस्टिमेट वगैरह उसका प्रेजेंट नहीं है, जिससे वो उसकी टोटल अमाउंट जो है निकाल सकता है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू कितनी है। सपोज यू आर अ बायर एंड यू वांट टू बाई दैट। तो आप बायर हो, लेट इट बी, यू आर अ बायर, और आप उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो। अब आप खरीदोगे कितने में वो आपको पता नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ऑनर को पता नहीं है, लेकिन आप उस चीज को खरीदना चाहते हो। लेट करो कि ऑनर, अब आपने ऑनर से ये पूछा कि अगर आप जो है इस प्रॉपर्टी से कितना रेंट जो है वहां से आपको मिल रहा है इन ईयरली पर एनम। ऑनर गेटिंग रेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, लेट इट बी, हम अज्यूम करेंगे 10,000 जो है वो पर एनम वहां से रेंट ले रहा है उस प्रॉपर्टी से। नाउ यू वांट 10% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अब आप ये चाहते हो कि 10% रिटर्न मिलना चाहिए आपको पर एनम जो आप इन्वेस्ट करोगे उस पे। अब टोटल रेंट जो है उसको कितना मिल रहा है पर एनम? वो है 10,000। 10,000 जो है उसको एक साल का रेंट जो मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, और आप उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन्वेस्ट इन द सेंस कि आप उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो, लेकिन आप खरीदना उस कंडीशन पे चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको वहां से जो है 10% रिटर्न मिलेगा पर एनम जो आप इन्वेस्ट करोगे उस पे। अब यहां बात ये हो रही कि आप इन्वेस्ट कितना करोगे उस पे, कि आप उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदोगे। अब वो हमारे पास यहाँ पे पता नहीं है। हमने कर दिया लेट द इन्वेस्टमेंट इज एक्स के, हमने लेट एज्यूम कर दिया कि वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, एक्स है। अब यहां से हमने निकालनी है कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अब देखो कितना परसेंट इंटरेस्ट आप चाहते थे, उससे रिटर्न कितना चाहते थे आप जो उस पर इन्वेस्ट करोगे, 10%। तो 10% हो गया 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना इन्वेस्ट करना है आपने, वो आपको पता नहीं है, इज इक्वल टू 10,000 की जो आपको रेंट वहां से मिलेगा। क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी आप खरीद लोगे फिर उसका रेंट जो है आपको मिलेगा, और आपको ऑनर को उतना रेंट देना पड़ेगा जितना वो उसको पर एनम मिल रहा था। फिर बाकी उसके अलावा जो आपको उससे मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है। तो आप अब यहां से हमने निकालनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है इसकी। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10,000। तो यहां से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो निकली 1 लाख निकली। ये 1 लाख क्या निकली हमारे पास? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकली कि एक्चुअल हमारे पास प्रॉपर्टी है उसका अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख आएगा। आपने क्या करना है, 1 लाख अगर आप उस पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहां से कितना मिलेगा? उसका 10% अगर निकालोगे 1 लाख का तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000। तो 10,000 आपको वहां से रिटर्न मिलेगा पर एनम। पर एनम आपको इतना मिलेगा वहां से। तो डेट 1 लाख इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो ये चीज है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो डेफिनेशन में भी यही कह रहा था ये कि इट इज द वैल्यू और अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी द इंटरेस्ट ऑन विच वुड बी इक्वल टू नेट इनकम आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखो अगर इसको हम फॉर्मूला से देखेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है ईयर्स परचेज इनटू नेट इनकम। ईयर्स परचेज को नेट इनकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू बनेगी। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू मैंने आपको बताया कि यहां से वो कैसे निकाली हमने, कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको वहां से रिटर्न चाहते थे, फिर इन्वेस्टमेंट कितना आप करना चाहते थे, यहां से जो आपको निकलेगा रेंट, तो आपको पता था कि कितना आपको उसको रेंट कितना मिल रहा पर एनम, तो यहां से आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली। अब नेट इनकम और ईयर्स परचेज, यहाँ पे ये नई टर्म, 2 टर्म्स आई। नेट इनकम हमने पीछे डिस्कस किया है। नेट इनकम का मतलब होता है कि जो हमारे पास ग्रॉस इनकम होगी उसमें हम क्या कर देंगे, आउट गोइंग्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी बची? नेट इनकम्स बची। मतलब है कि सपोज करो आपने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। अब उस प्रॉपर्टी से आपको लेट इट बी 15,000 जो है पर एनम वहां से आपको
रेंट मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है। अब इस 15,000 में आपको क्या करना है, बिल्डिंग को मेंटेन भी करना है, रेगुलरली मेंटेन करना है। जो बाकी चार्जेस हैं, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह जो है वो आपको पे करने हैं, तो वो आपकी आउट गोइंग्स होगी। तो लेट इट भी इसमें से आपको 5,000 आउट गोइंग है, तो आपकी जो नेट इनकम यहाँ से कितनी बची, 10,000 बची। तो ये जो प्रॉफिट बचा आपके पास सारा आउट गोइंग्स माइनस करके, तो जो आपके पास नेट अमाउंट बचा दैट इज द नेट इनकम। अब बात यहाँ पे अराइज हो रही कि ईयर्स परचेज क्या होता है। अब देखो ईयर्स परचेज का मतलब है कि अब सपोज करो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, अब देखो एक्स निकाला कैसे थे हमने, जो ये 10,000 था इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/10 है ना। ऑब्वियसली अब ये 10/100 है तो 100/10। अब ये देखो यहाँ पे जो ये 100/10 आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईयर्स परचेज। ये चीज है ईयर्स परचेज। अगर आप डायरेक्टली जो है ये चीज अब आपको नहीं निकालनी है, अब आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए ये सब कुछ प्रोसेस नहीं करना है। आप डायरेक्टली जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो विदाउट डूइंग ऑल दिस, जो हमने ऊपर किया इसको नहीं करना आपने, डायरेक्ट आपने क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डायरेक्ट आप यहाँ से कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ईयर्स परचेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ईयर्स परचेज क्या होता है, ये चीज जो 100/10 आई यहां से, दैट इज द ईयर्स परचेज। अब देखो मैं आपको यहां पे एग्जांपल दे दूंगा कि आप कितना % रिटर्न चाहते थे, वहां से 10% रिटर्न चाहते थे बिल्डिंग से पर एनम। तो 10%, अगर मैं इसका 10% तो 100/10 सिंपल अगर हम देखेंगे ईयर्स परचेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना % आप रिटर्न चाहते हो तो वो 100/10, कितना % आप रिटर्न चाहते हो 10, तो आपकी ईयर्स परचेज की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो अगर आप 20% रिटर्न चाहते हो तो यहां पे ईयर्स परचेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/20, तो आपका यहां से कितना हो जाएगा 5। अगर आप ईयर्स परचेज आप 25% या 30% रिटर्न चाहते हो तो आपकी ईयर्स परचेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/30, तो ये आ जाएगा 3.334। तो ये ईयर्स परचेज की वैल्यू को आप डायरेक्ट जो आपकी नेट इनकम है, अब ये 10,000 नेट इनकम ही थी क्योंकि इतना उसको रेंट मिल रहा था, ऑनर को इतना रेंट मिल रहा था, सारी आउटगोइंग्स उसको लेस करके लास्ट पे जो बच रही थी वो 10,000 बच रही थी। तो आप डायरेक्ट नेट इनकम को, और नेट इनकम हमारे पास कितनी है 10,000 है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहां से निकल जाएगी 50,000। तो ये सिंपल तरीका है कैपिटलाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपने ये सब चीज नहीं करनी है तो उसके लिए लेकिन आपको ईयर्स परचेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ईयर्स परचेज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ईयर्स परचेज हुआ कितना % आप रिटर्न वहां से चाहते हो, तो उसको क्या कर दो 100 से उसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपकी ईयर्स परचेज की वैल्यू निकलती जाएगी। सो हमारा जो वाईपी है मतलब ईयर्स परचेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटलाइज्ड वैल्यू की। अगर ईयर्स परचेज ज्यादा होगा तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्यादा होगी, अगर ईयर्स परचेज कम होगा तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कम होगी। तो अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा। अब देखो सपोज करो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए हमारा नेट रिटर्न। हमारे पास जो नेट इनकम है वो हमारे पास कितनी है, वो है 10,000 हमारी नेट इनकम है। तो देयरफॉर यहां से अगर हम देखेंगे ईयर्स परचेज 5% के केस में कितना हो जाएगा हमारे पास, 100/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ईयर्स केस हो गया हमारे पास 20। तो देयरफॉर यहां से अगर हम देखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो होता है ईयर्स परचेज इनटू जो नेट इनकम है हमारे पास। तो नेट इनकम कितनी है 10,000, तो ईयर्स परचेज हमारे पास कितना है 20 इंटू 10,000 करें तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख। तो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, ईयर्स परचेज की वैल्यू आपकी 20 आई, तो उसके बाद आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी 2 लाख होगी। फर्स्ट केस ये है। जब आप चाहते हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होना चाहिए, तो उस वक्त आपकी जो ईयर्स परचेज की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 100/10 इज इक्वल टू 10। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ईयर्स परचेज की वैल्यू 10 इंटू 10,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएगा। तो थर्ड केस में आप ले लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चाहते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% होना चाहिए, तो देयरफॉर ईयर्स परचेज की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 100/20 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहां से आपके पास बचेगा 5। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी आपकी 5 इंटू 10,000, तो कितना बचा आपके पास 50,000।
अब यहाँ पे देखो ईयर्स परचेज मैंने आपको बोला था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कि अगर ईयर्स परचेज की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बढ़ेगी, अगर ईयर्स परचेज कम होगा तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कम होगा। यहाँ पे देखो जब आपकी ईयर्स परचेज की वैल्यू 20 थी तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 2 लाख थी, जब आपकी ईयर्स परचेज की वैल्यू 10 थी तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 1 लाख, सीधी आधी होगी। तो मतलब ईयर्स परचेज कम हो रहा था, पहले 20 था फिर 10 हो गया, तो यहाँ से कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी हमारी कम हो रही है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20 हो गया, ईयर्स परचेज की वैल्यू 5 होगी तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी 5 होगी। तो अगर हमारी ईयर्स परचेज की वैल्यू कम होगी तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी कम होगी, और ईयर्स परचेज की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी बढ़ेगी। फर्स्ट केस इसमें ये है। दूसरा केस इसमें यह है कि हमारे पास जो ईयर्स परचेज की वैल्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/IP। आईपी हो गया हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ सिंपल इसको आईपी से करो या आर से डिनोट करो। तो अगर आईपी कम होगा तो ईयर्स में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आईपी कम होगा। अब देखो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था या आईपी आप इसको लिखो, तो अब हमारे पास ईयर्स परचेज की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। तो जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया तो ईयर्स परचेज की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब थर्ड केस में देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होगा तो ईयर्स परचेज की वैल्यू 5 होगी। तो हमारा रेट जो है बढ़ रहा है और ईयर्स परचेज की वैल्यू कम हो रही है, तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम कह सकते हैं कि वाईपी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R। आप इसको या तो इसको लिख सकते हो 1/IP। आईपी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, या सिंपली आप इसको आर से डिनोट करो। तो अगर फोर्थ एग्जांपल मैं ले लूं, अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 कर दूं तो हमारे पास वाईपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/50 सिंपल 2 हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है लेकिन यहां से ईयर्स परचेज की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये है हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू का शॉर्टकट निकालने का फॉर्मूला। अगर आपने ये सब चीज मैनिपुलेट नहीं करनी है तो आपको उसके लिए ईयर्स परचेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वो ईयर्स परचेज आपको कैसे निकलेगा वो बायर पे डिपेंड है कि वो कितना परसेंट नेट रिटर्न चाहता है पर एनम। जितना परसेंट वो नेट रिटर्न चाहता उसी हिसाब से हमने क्या करना है, वो वहां से उसको ईयर्स परचेज की वैल्यू निकलती जाएगी। लेकिन यहां से ये चीज ख्याल रखनी है सबसे ज्यादा कि अगर हम परसेंटेज ऑफ जो हम नेट रिटर्न रखना है वो एक लिमिट में रखना है, क्योंकि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखेंगे तो यहाँ से हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो कम होती जाएगी। तो आपने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से सेट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू है प्रॉपर्टी उस पर भी कोई इफेक्ट न पड़े। इतना ज्यादा भी नहीं रखना और इतना कम भी नहीं रखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मतलब एवरेज में रखना है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ से ये चीज क्लियर होगी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम किससे कहते हैं और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ईयर्स परचेज। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे अब मुझे ईयर्स परचेज बताने की जरूरत है। ईयर्स परचेज क्या होता है, ईयर्स परचेज सिंपली होता है जितना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे 100 को उससे डिवाइड करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग केसेस के लिए ईयर्स परचेज निकाल के दिखाए। अगर हम देखें कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, ईयर्स परचेज इंटू नेट इनकम। सो ईयर्स परचेज हम कह सकते हैं कि एक टाइप की ऐसी वैल्यू है जिसको हम क्या करते हैं कि नेट इनकम के साथ मल्टीप्लाई करके हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ईयर्स परचेज का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ईयर्स परचेज बढ़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू बढ़ेगी, ईयर्स परचेज कम होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो ये एक टाइप का वैल्यू है जिससे हम क्या करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इट मीन्स दैट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू विच नीड्स टू बी पेड वंस फॉर ऑल टू रिसीव अ नेट एनुअल इनकम। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने बोला कि RS टू रिसीव 1 बाई वे ऑफ इंटरेस्ट एट द प्रिवेलिंग रेट। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, सपोज टू गेट RS 1 रुपीज 1 हैज टू डिपॉजिट 20 पर एनम एट 5% रेट। अब ये बोलता कि अगर कोई चाहता है कि कोई बायर चाहता है कि मुझे 1 रुपया मिले वहां से, तो उसको कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 20 डिपॉजिट करने पड़ेंगे एट 5% रेट के हिसाब से। आप अब सपोज करो, लेट कर लो आप, यहाँ पे इसने कितना बोला, रेट इसने बोला 5%। अब वो उसको डिपॉजिट कितने करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5% रेट के हिसाब से ईयर्स परचेज की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 20 आएगी। जो इन्वेस्टर होगा उसको 20 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके उसको वहां पे 5% रेट के हिसाब से 1 रुपीज वहां से उसको नेट रिटर्न मिल सकता है। तो ये चीज मैंने आपको पहले बोल दी कि ईयर्स परचेज एक टाइप की वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करके हम इन नेट इनकम के साथ क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे ईयर्स परचेज निकालने का फॉर्मूला भी इसने बताया 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वेरी करता जाएगा तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू भी वेरी करती जाएगी। तो सिंपल इसका फॉर्मूला है 1/R या 1/R प्लस SC। अब ये SC हमने पीछे पढ़ लिया था कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड। तो ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड दिया होगा, तो तब हम इस SC का यूज करते हैं। तो सिंपल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ईयर्स परचेज इनटू नेट रिटर्न या नेट इनकम जो आपकी है, तो यहाँ से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ईयर्स परचेज का, यहाँ से आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईयर्स परचेज
फॉर ए प्रॉपर्टी ऑफ इट्स लाइफ इज 20 ईयर्स। हमने क्या करना है कि ईयर्स परचेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी है 20 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कितना लग रहा है 5% लग रहा है। फॉर सिंकिंग फंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.5%। अब देखो इसने दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं, एक तो एयर्स परचेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और एक दूसरा सिंकिंग फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। तो मतलब यहाँ पे जो एयर्स परचेज निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने सिंकिंग फंड के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर्स परचेज का फॉर्मूला होता है 1/r + SC। आर तो हमारे पास दिया है 5%, लेकिन हमें यहाँ से SC चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड। तो उसका निकालने का फॉर्मूला जो हमने पीछे डेप्रिसिएशन के केस में पढ़ा था R1 प्लस, अब यहाँ पे R1 में क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 R है, एक सिंकिंग फंड वाला R है और दूसरा इसका R है, किसका एयर्स परचेज का R है। तो R1/1 + R1 की पावर n-1। अब देखो ये R1 कितना है 4.5%, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 0.045, तो 1 + 0.045, n हमारे पास 20 है -1 करके, तो यहाँ से हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड की वैल्यू कितनी आई 0.0319। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो ये, तो यहाँ से आपकी एयर्स परचेज की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये एक टाइप की एयर्स परचेज जो है एक टाइप की वैल्यू है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। इट्स अ वैल्यू विच इज यूज टू कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। नेट रिटर्न हमारे पास पता होगा, एयर्स परचेज को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें है ही 2-3 टॉपिक टोटल पढ़ने वाले, बाकी आपको सिंपल जो है थ्योरी पोर्शन इसमें मिलेगा। तो सबसे इसमें जो मेन पोर्शन है जहां से पेपर आने के चांसेस हैं वो फर्स्ट जो लेक्चर्स है मैंने जो PERT CPM पे दिया है वहां पे, उसमें जो 2 लेक्चर्स है उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। बाकी फिर ये जो मैंने आपको डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स करवाए, इसमें सिंकिंग फंड के कराए, एयर्स परचेज, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसी में से बाकी आप देखोगे इसमें बाकी मैक्सिमम इसमें जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में थ्योरी पोर्शन है, तो क्वेश्चंस आने के चांसेस इसी में से है, एयर्स परचेज, डेप्रिसिएशन, नेट इनकम और ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू वगैरह हमने इसको सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको ये चीज मैंने क्लियर करवा दी होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। फॉर वाचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।